हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और जीएसआईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, हमने लास्ट में एक बताई थी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो बाबर के बारे में ये जो हमने कल फैक्ट पढ़े थे काफ़ी अच्छे थे और यूजफुल थे। जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उन्हें समझ में आया होगा। तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और शेरशाह सूरी के बारे में। तो ये जो दो टॉपिक हैं इन्हें आज हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम थोड़ा और स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि हम अगले आने वाले 1 या 2 दिन में पूरा जो मुगल एम्पायर है उसे अच्छे से पढ़ रहे हैं। खत्म करना एक अलग चीज़ है, पढ़ना एक अलग चीज़ है। तो हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। फीडबैक पिछली क्लास का मुझे लगता है कि उतना बेहतर नहीं रहा, और कोशिश करूँगा आज कि आप लोगों को और बेहतर समझाने की। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं था उस क्लास में भी, जो बाबर के बारे में पढ़ाया। अगर जिसने देखा होगा तो उसको ऐसा जरूर एक बार महसूस हुआ हो कि आज कुछ हमने अलग पढ़ाया। ठीक है। बाकी अभी हम देखते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास और हुमायूं के बारे में जो भी रियल फैक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो ये हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं, मुगल साम्राज्य। बाबर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आज यहीं से शुरुआत करेंगे, बैक रिवीजन नहीं करेंगे। हमने कल बताया था, हम यहाँ छोड़ गए थे कि बाबर जो था फाइनली उसकी 1530 में डेथ हो जाती है। 1530 में, ठीक है, 1530 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो सीधी सी बात है कि उसके बाद उसका बेटा यानी कि हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठेगा। क्योंकि हुमायूं जो था वो सबसे बड़ा था। बाबर के 4 बेटे थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, और चौथा जो था उसका नाम था हिंदाल। ये नाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो 1530 में राज सिंहासन पर हुमायूं बैठता है। जो तैमूरी परंपरा थी उसका जो पालन था वो हुमायूं को करना था, और उसके अनुसार हुमायूं को सत्ता जो थी अपने भाइयों में बराबर हिस्सों में बांटनी थी। बराबर मतलब जो पैमाना था वो ऐसा नहीं था कि जितना भी हुमायूं राज्य करेगा उतने कामरान, ऐसा नहीं। मतलब कुछ ना कुछ भाग कामरान, अस्करी और हिंदाल को भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही इसका एक चचेरा भाई भी था। ठीक है। तो हुमायूं जो है वो कामरान, अस्करी और हिंदाल इन तीनों में पहले सत्ता विभाजन करता है। और वो कैसे करता है कि काबुल और कंधार, काबुल और कंधार जो है वो कामरान को देता है। ठीक है। अस्करी और हिंदाल को बचे हुए क्षेत्र दे देता है। जैसे संभल जो है वो अस्करी को देता है और हिंदाल को अलवर दे देता है। ठीक है। ये दोनों तो खुश हो जाते हैं नहीं अस्करी और हिंदाल, लेकिन जो कामरान है वो सेटिस्फाई नहीं है काबुल और कंधार से। तो वो क्या करता है कि वो पंजाब पे जबरदस्ती अधिकार कर देता है। किस पे? पंजाब पे। तो ये तो रहा वो फैक्ट जो बाबर की मौत के एकदम तुरंत बाद हुआ कि कामरान, अस्करी और हिंदाल इनको सत्ता बांटनी पड़ी। लेकिन एक इनका चचेरा भाई भी था जिसका नाम था मिर्जा सुलेमान। मिर्जा सुलेमान, इसको भी कुछ ना कुछ देना था। तो दिया क्या? हुमायूं ने इसको बदख्शां दे दिया। बदख्शां, ये बदख्शां क्या था? हुमायूं जो था वो भारत के सिंहासन पर बैठने से पहले बदख्शां का ही सूबेदार था, और हुमायूं ने मिर्जा सुलेमान को बदख्शां दे दिया। हुमायूं बदख्शां को 1529 में छोड़ के आगरा आ गया था। कहां? आगरा। ठीक है। यानी कि 1529 में हुमायूं ने बदख्शां की जो सूबेदारी थी वो छोड़ दी थी और ये आगरा आ गया था। लेकिन इससे पहले ये बदख्शां की सूबेदारी कर रहा था। कौन? हुमायूं। ठीक है। तो ये कुछ विभाजन हो गया बाबर की मौत के बाद कि कामरान को काबुल, कंधार मिल गया, पंजाब उसने जबरदस्ती छीन लिया, अस्करी को उसने संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर दे दिया, मिर्जा सुलेमान जो कि इसका सगा भाई नहीं था, चचेरा भाई था, कजिन ब्रदर, तो इसको इसने बदख्शां की सूबेदारी दे दी। अब तक ये हमारी कहानी थी, लेकिन हम
हुमायूं के बारे में चूंकि पढ़ेंगे तो हुमायूं के बारे में हम जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट उन्हें हम पढ़ते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, बाकी मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 में हुआ। ठीक है, और ये कहाँ हुआ? काबुल में। ठीक है, अगर मैं इनके पिता की बात करूं तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं, बाबर। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या? माता जो थी उनका नाम था महम अनगार। ठीक है, यानी कि 6 मार्च 1508 को काबुल में जन्म हुआ हुमायूं का। पिता बाबर और माता जो थी वो महम अनगार थी। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो सिंहासन जो है वो आता है हुमायूं के नाम। और जैसे ही बाबर जो हुमायूं है ये गद्दी पे बैठता है, इसका जो टाइम पीरियड है जब आप पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अच्छे का मतलब कि इसको सुकून ज़्यादा नहीं मिला है। 30 से लेके और फाइनली 55 तक जब तक ये जिया है, इसकी जो लाइफ है एकदम बिल्कुल स्ट्रगल फुल रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि 1530 में ये गद्दी संभालता है और 31 में इसको पहली बार ही यानी कि 1 साल के अंदर युद्ध का सामना करना पड़ता है। आपने एक युद्ध सुना होगा, देवराई का युद्ध। ज्यादातर किताबों में भी नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाता है कि देवराई का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा देवराई के युद्ध के बारे में, और उसके बाद में और बहुत सारे जो युद्ध हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। हालांकि हुमायूं के बारे में अक्सर आपने 2 ही युद्ध पढ़े होंगे, एक तो चौसा और एक तो बिलग्राम जो कन्नौज में हुआ था। वो ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ लेते हैं बहादुर शाह के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे युद्ध हैं जो उसने लड़े थे। कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं बताऊंगा, तो किसी को मैं नोट करना है पहले, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ। पंद्रह सौ 31 में एक युद्ध होता है, कलिंजर का युद्ध। ठीक है, एक युद्ध होता है बच्चा, कलिंजर का युद्ध। कलिंजर के युद्ध में कलिंजर का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, इसके जो संबंध थे वो अफगानों से काफी बेहतर होते जा रहे थे, यानी अफगानों के बहुत ज्यादा क्लोज होता जा रहा था। हुमायूं को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उसने प्लानिंग की प्रताप रुद्रदेव पर हमला करने की, आक्रमण करने की। उसने अपनी सेना सजाई और 1531 में कलिंजर पर उसने आक्रमण कर दिया। इसी टाइम जब वो उसने आक्रमण किया तो इसी टाइम महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी का आपने नाम सुना होगा। महमूद लोदी ने क्या किया कि बिहार से जौनपुर की ओर उसने कूच कर दिया। ये युद्ध अभी चल रहा है, कलिंगर के युद्ध, राजा प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में। तभी उसको बीच युद्ध में सूचना मिलती है कि महमूद लोदी ने बिहार से जौनपुर की ओर कूच कर दिया है। कूच करने का मतलब कि महमूद लोदी अब जौनपुर पे हमला करने जा रहा है, ऐसी सूचना मिलती है बीच युद्ध में हुमायूं को। अब हुमायूं क्या है कि वो असमंजस में पड़ जाता है कि मैं इसको देखूं या इसको देखूं। अगर इसको देख रहा है तो मान लो कलिंजर जीत भी जाता है, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं देख रहा है तो हो सकता है कि उसका सिंहासन ही चला जाए। तो वो प्रताप रुद्रदेव से एक संधि करता है और तुरंत वापस आगरा चला आता है। ये युद्ध टल जाता है, बीच में ही युद्ध रुक जाता है, संधि हो जाती है। और इधर महमूद जो लोदी है, जब उसको पता चल जाता है कि बीच युद्ध हुमायूं जो है संधि करके वापस लौट रहा है, तो ये जो है वो युद्ध करने नहीं जाता, ये भी अपनी सेना वहीं से लौटा के चला आता है। ये हो गया 1531 का टाइम। लेकिन अभी क्या है कि हुमायूं जो है वो नया नया गद्दी पे बैठा है, तो अभी इसको लोग जो है, जो शासक हैं,
वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि बाबर की अचानक मृत्यु हुई है और एक नया एम्पायर भारत में खड़ा हुआ है, मुगल एम्पायर। तो बाहर से ज़्यादा जो लोग हैं, अलग अलग शासक जो हैं, वो उस पर अटैक कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे दूसरा युद्ध, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ी देर में। अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो मैं बताने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। चलिए, आपने पढ़ा होगा चुनार का घेरा। चुनार का घेरा, ये क्या है? चुनार का घेरा, ये चुनार का घेरा होता है दरअसल 1532 में। एक आपने नाम सुना होगा शेर खां का। शेर खां का नहीं सुना होगा तो शेरशाह सूरी का तो जरूर सुना होगा। तो वही शेरशाह सूरी जो है वो अभी शेर खां है, क्योंकि वो 1539 में और 40 में शेरशाह सूरी बनता है। अभी वो फिलहाल शेर खां है। शेरशाह जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी डायरेक्टली समझ लेते हैं कि शेर खां जो है वो भी अपनी लगातार सैन्य व्यवस्था जो है उसको बढ़ा रहा है, अपना जो एरिया है उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, जो क्षेत्र है उसमें इंक्रीजमेंट कर रहा है। और हुमायूं को जो ये चीज़ है वो पसंद नहीं आती। ठीक है, जब हुमायूं को ये चीज़ पसंद नहीं आती तो हुमायूं फिर से एक बार प्लानिंग करता है शेर खां पे हमला करने की। शेर खां पे हमला करता है कौन? हुमायूं। अभी देखिए, एक बार फिर से इसमें ट्विस्ट आएगा। ठीक है, जैसे अभी ट्विस्ट आया था कि हुमायूं युद्ध लड़ रहा था और बीच युद्ध में उसको पता चलता है कि महमूद लोदी जो है वो उसके गद्दी के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहा है। तो वो बीच युद्ध में वहां संधि करके राजा प्रताप रुद्र देव से और वो वापस चला जाता है राजधानी में। यहाँ भी वैसा ही ट्विस्ट आएगा चुनाव के घेरे में कि 1532 में जब वो शेर खां के खिलाफ प्लानिंग करता है तो उसी टाइम उसको एक बार फिर से सूचना मिलती है। और उसको सूचना इस बार ये मिलती है कि बहादुर शाह जो है गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है एक बड़ा युद्ध करने की। अभी सूचना सही कितनी थी कितनी गलत थी ये तो नहीं पता, लेकिन उसको ऐसी सूचना मिलती है बीच युद्ध में, जब ये युद्ध चल रहा होता है। उसको सूचना मिलती है हुमायूं को कि बहादुर शाह जो है गुजरात का शासक है और एक बड़ा सैन्य दल सजा रहा है आपके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, जो गद्दी है जो सिंहासन है उस पर कब्जा करने के लिए। हुमायूं को शेर खां से भी फाइनली संधि करनी पड़ती है। यह संधि हुमायूं के लिए अपमानजनक थी या उसके लिए उतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थी। ऐसे कह सकते हैं कि हुमायूं ने यह संधि मजबूरी में की, क्योंकि उसको बचाना था बहादुर शाह से अपना सिंहासन। तो चुनार के घेरा जो 1532 में हुआ शेर खां के खिलाफ, इसमें हुमायूं जो है एक छोटी सी संधि करके और वापस चला जाता है और इंतजार करता है बहादुर शाह का, क्योंकि अब उसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बन चुका है बहादुर शाह। अब बहादुर शाह से कैसे निपटेगा हुमायूं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए बहादुर शाह जो है 1531 में एक तो मालवा जीत लेता है। ठीक है, 1531 में एक तो मालवा जीत लेता है और 32 में वो रायसेन को, 1532 में रायसेन। आपने एक नाम सुना होगा चित्तौड़। ठीक है, एक नाम सुना होगा चित्तौड़। इन दोनों को तो वो जीत लेता है, लेकिन वो चित्तौड़ पे भी आक्रमण कर देता है। कौन? मैं बात कर रहा हूं बहादुर शाह की। ठीक है, बहादुर शाह जो है वो गुजरात का शासक है। ठीक बच्चा, गुजरात का शासक है। मालवा और रायसेन पे आक्रमण करता है 1531 में, रायसेन पे 32 में। इन दोनों को जीत लेता है, चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है। उसके बाद में एक नाम सुना होगा आपने, रानी कर्णावती। चित्तौड़ पे आक्रमण करता है बहादुर शाह। कर्णावती जो है वो हुमायूं को एक चिट्ठी लिखती है और साथ में एक राखी भेजती है और हुमायूं से हेल्प मांगती है, सहायता मदद मांगती है। कौन? कर्णावती। किससे? हुमायूं से।
किसके खिलाफ? बहादुर शाह के खिलाफ। उधर हुमायूं जो होता है वो बिल्कुल अप टू डेट बैठा होता है, क्योंकि बहादुर शाह जो है वो दखल दे चुका होता है एक बार हुमायूं की लाइफ में। तो हुमायूं को इंतजार होता है कि बहादुर शाह हमारे हाथ कब चढ़े और हम इसको सबक सिखाएं। कर्णावती जब लेटर लिखती है हुमायूं के लिए कि आप हमें मदद दीजिए, बाकी जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो भी डिमांड है वो हमें मंजूर होंगी, राखी भेजती है साथ में। हुमायूं जो है वो अपना एक बड़ा सैन्य दल लेके और कर्णावती की सहायता के लिए निकल आता है। तो ये टाइम पीरियड आ जाता है 1535 का। तो 1535 में हम जो पहला युद्ध पढ़ते हैं हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, ठीक है, तो उस युद्ध के बारे में हम जानेंगे। बाकी अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो वो हमसे पूछ सकता है। चलिए मैं रख रहा हूँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो हमसे पूछ सकता है। आपने एक जगह सुनी होगी सारंगपुर, ठीक है, सारंगपुर। सारंगपुर जो है ये मालवा प्रदेश में पड़ता है, मालवा प्रदेश में, ठीक है। सारंगपुर जो है ये कहाँ पड़ता है बच्चा? ये मालवा प्रदेश में पड़ता है और ये टाइम है 1535 का, ठीक है। 1535 में हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह, ठीक है। ये दोनों जो शख्स हैं ये आमने सामने होते हैं 1535 में सारंगपुर के मैदान में, ये मालवा प्रदेश में पड़ता है। बहादुर शाह भी इधर कम नहीं है, क्योंकि वो कई क्षेत्र छोटे मोटे जो क्षेत्र हैं उनको जीत चुका था ऑलरेडी पहले से, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट था। हुमायूं जो था इसको भी कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर, क्योंकि इसके पास सैन्य दल था और ये जो था वो अपने कॉन्फिडेंस से भरपूर था, ठीक है। तो 1535 में सारंगपुर के मैदान में मालवा प्रदेश में ये युद्ध इन दोनों के बीच में शुरू होता है। युद्ध का घटनाक्रम क्या था, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ये युद्ध स्टार्ट होता है 35 में और कुछ समय चलता है और ये युद्ध हुमायूं जो है वो जीत जाता है। हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है और जो बहादुर शाह है वो इस युद्ध को हार जाता है 1535 में। होता क्या है कि बहादुर शाह है तो एक साल तक लगभग 1 ईयर बस यूं इधर उधर अपनी टाइम काटता है और इसी बीच में वो पुर्तगालियों से अच्छी सांठगांठ कर लेता है। अब याद रखिए टाइम आ गया है 1535 का और पुर्तगाली आ चुके हैं भारत में 1498 में। जब हम पढ़ते हैं ना वास्को डी गामा के बारे में, जब आएगा तो वास्को डी गामा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली आ चुके हैं भारत में बहुत पहले से ही, लगभग 36 से 37 वर्षों तक का जो टाइम पीरियड है वो हो चुका है। बहादुर शाह जो है वो पुर्तगालियों से एक साल में पुर्तगाली इनसे उसका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा हो जाता है, बॉन्डिंग, और वो कुछ शर्तें रख देता है पुर्तगालियों के सामने कि आप मेरे युद्ध में मदद कीजिए और हुमायूं को हरवा दीजिए, बाकी आप मैं देख लूंगा, अगर मैं युद्ध जीत जाता हूं तो मैं आपको कुछ रियायतें दे दूंगा। तो पुर्तगाली जो है वो बहादुर शाह की मदद करते हैं और 1536 में ये युद्ध फिर से होता है हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, लेकिन इस बार ये युद्ध जीता कौन है? तो इस बार ये युद्ध जीता है बहादुर शाह, ठीक। ये युद्ध कौन जीत जाता है? बहादुर शाह। तो मुझे लगता है कि अब तक शायद किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। जितना भी मैंने बताया मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। बाकी आपको अगर कोई समस्या है तो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको समझाया जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मुझे लगता है कि शायद नहीं हुई होगी, तो हम बढ़ते हैं इससे आगे 1535 के बाद। देखिए हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि शेर खान एक बार हुमायूं के सामने आ चुका है। टाइम आता है 1537 का और एक बार फिर हुमायूं और शेर खान, देखिए मैं अभी शेर शाह नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी शेर खान ही है, शेर शाह नहीं है, ठीक है। शेर खान एक बार फिर आमने सामने होते हैं।
हुमायूं और शेरशाह जो है, हुमायूं जो है वो चुनार के किले को घेर लेता है, ठीक है, और ये लगभग 6 महीने तक इस किले को घेरे रहता है। कौन? हुमायूं। हुमायूं जो है चुनार के किले को लगभग 6 महीने तक घेरे रहता है। शेरशाह जो होता है वो इस किले के अंदर होता है। शेरशाह को पता है कि उसकी सेना इतनी बड़ी नहीं है कि अगर वो युद्ध में आए तो हुमायूं से लड़ सके। हुमायूं को ये पता है कि किले की दीवारें इतनी मजबूत और ऊंची हैं कि वो अंदर आसानी से नहीं जा सकता। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो हुमायूं जो है इस चुनार का जो किला है इसकी दीवारें तोड़ने का आदेश देता है तोपों के द्वारा। तोपों से चुनार की जो दीवारें हैं इन दीवारों को तोड़ दिया जाता है और सेना जो है मुगलों की या हुमायूं की वो चुनार के किले में प्रवेश कर जाते हैं। खैर, ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, जो 6 महीने हुमायूं की सेना बाहर खड़ी रही किले के, इस दौरान शेरशाह ने एक बहुत अच्छा काम कर लिया। उसने इस किले में जितना भी सारा जो खजाना था वो रोहतासगढ़ के किले में ट्रांसफर करवा दिया एक गुप्त रास्ते के माध्यम से। कहां? रोहतासगढ़ में, रोहतासगढ़, ठीक है। रोहतासगढ़ किले में इसने सारा जो खजाना था वो क्या करवा दिया बच्चा? ट्रांसफर करवा दिया। मतलब इसको लॉस तो हुआ ही, सीधी सी बात है, अगर कोई युद्ध हारता है तो लॉस तो कंपलसरी है, लेकिन फिर भी उसने अंतिम समय में कुछ चतुराई वाला काम कर लिया। और जो खजाना था, किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा खजाना होता है, राजा के हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा है उसकी संपत्ति, अगर वो है तो वो फिर से यूटिलाइज कर सकता है। तो शेर खान ने खजाना जो था वो सारा ट्रांसफर करवा दिया गौड़ का जो सारा खजाना था वो रोहतासगढ़ के किले में ट्रांसफर करवा दिया। इधर हुमायूं का कब्जा हो जाता है इस किले पर। इस टॉपिक में अगर कोई भी समस्या आई हो, किसी को भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं निरंतर कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या आती है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया है मुझे भी, मैंने 1.5-2 सालों से नहीं पढ़ाया है। सन 18 में मैंने पढ़ाया था और उसके बाद बंद कर दिया, तो भी शुरुआत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद 2-4-6 दिन अभी थोड़ा वो जो फ्लो आता है वो फ्लो आने में थोड़ी टाइम लग जाए, उसके बाद में चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर। तो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि शेर खान जो है वो चला जाता है, ठीक है। इधर हुमायूं जो है वो यहाँ आराम से मस्ती कर रहा होता है, क्योंकि अब तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन इसी बीच में हुमायूं को जब, क्योंकि ये युद्ध 37 में हुआ था, 1537 में, 1539 का टाइम आता है, हुमायूं सोचता है कि अब चला जाए यहाँ से, क्योंकि अब तो टाइम हो गया था ना काफी। तो हुमायूं सोचता है कि अब चला जाए सीधी राजधानी, ठीक है, और वो वहां से कूच करता है। इधर ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है ना, 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, ये शेर खान के लिए गॉड गिफ्टेड हो गया। शेर खान के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित हो गया। इन 2 सालों में उसने छोटी मोटी टुकड़ियां इकट्ठी करके उसने अपनी एक अच्छी सेना, मजबूत सेना तैयार कर ली। बड़ी तो नहीं कह सकते विशाल, लेकिन जितने भी सैनिक तैयार किए उन्हें उसने बहुत बेहतरीन ढंग से और ट्रेनिंग दी, उन्हें सिखाया युद्ध नीति, और एक अच्छे कुशल योद्धाओं की उसने पूरी फौज बना ली। सन 1539 में जब हुमायूं वापस राजधानी लौट रहा था तो शेरशाह सूरी को सूचना मिलती है कि हुमायूं जो है वो आ रहा है। और हुमायूं जब आ रहा है तो शेरशाह जो सूरी है, मतलब सॉरी शेर खान जो है वो हुमायूं का रास्ता रोक लेता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बीच रास्ते में हुमायूं को घेर लेता है। शेर खान जो है यहाँ वो फुल प्लानिंग से हुमायूं को घेरता है। उसे पता है कि हमारी सेना जो है ज़्यादा लंबी नहीं है, अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित ही 2-4 घंटे का खेल होगा और हम हार जाएंगे। उसकी प्लानिंग है कि हम हुमायूं को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक सकें युद्ध मैदान में। होता क्या है कि चौसा के युद्ध में वो जगह देखता है, मैदान देखता है, और जो ऊंचा टीला होता है, ऊंचे टीले पर शेर खान, ऊंचे टीले पर शेर खान की जो सेनाएं हैं वो अपनी सेना खड़ी कर देता है। इस बीच में वो कुछ तोपों का भी इस्तेमाल, मतलब तोपें जो है वो कहीं से
परचेज कर लेता है या कहीं से किसी की सहायता से मंगवा लेता है। तो कुछ तोपें और बाकी बच्चे उसके जो इकट्ठे किए हुए सैनिक हैं वो उसने ऊंचे टीले पर लगा दी सारी सेना। उसे पता है कि हुमायूं जो है वो यहीं से निकलेगा। चौसा का ये मैदान है, चौसा सन 1539, ठीक है। हुमायूं की सेना जब इधर से आती है तो उसको पता चलता है कि रास्ते में कोई सेना खड़ी है। सूचना मिलती है कि वो शेर खां खड़ा है। तो हुमायूं को जो सारी सेना है वो बंधु यहाँ रुक जाती है। और ये जो भाग है ये निचला भाग है। शेर खां की सेना ऊंची है, मतलब ऊंचाई वाले भाग पे खड़ी है, और हुमायूं की जो सेना है वो नीचे वाले भाग पे खड़ी है। हुमायूं भी तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शेर खां जो है वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि वो हार जाएगा। वो इंतजार कर रहा है कि युद्ध को ज्यादा से ज्यादा टाला जाए, उनके पास राशन जो है वो खत्म हो, सेना बीमार हो, भूख से मरे। और वो तो व्यवस्था करके लाया है क्योंकि उसको पता है कि उसको युद्ध टालना था। दूसरा, उसको इंतजार है वर्षा ऋतु का, क्योंकि वो ऊपर खड़ा है और हुमायूं की सेना जो है वो नीचे स्तर पर है। उसे पता है कि अगर वर्षा होगी तो इसकी जो तोपें हैं वो भीग जाएंगी। वो पहले से ही प्री प्लान उसका था सब कुछ, तो वो अपनी व्यवस्था करके लाया था। बाकी उसे ये भी पता था कि जब वर्षा होगी तो ऊपर का जो सारा पानी है वो नीचे जाएगा और सेना जो है वो पानी में कुछ डूबेगी और उसका मनोबल कम हो जाएगा। खाद्यान्न डूबेगा, खाद्यान्न खराब हो जाएगा तो सेना का मनोबल अपने आप डिगमिगा जाएगा। ठीक वही हुआ। 3-4 महीने तक सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी रही, किसी ने किसी से युद्ध नहीं किया। जैसे ही वर्षा आती है, जून का महीना आता है, युद्ध स्टार्ट होता है और हुमायूं की सेना जो है उसका मनोबल डाउन हो जाता है क्योंकि वर्षा स्टार्ट हो चुकी थी और हुमायूं की जो तोपें थी वो भीग के खराब हो चुकी थी। शेर खां जो होता है वो इस युद्ध को जीत लेता है और हुमायूं जो है वो एक भिश्ती की सहायता से इस युद्ध से भाग जाता है। ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत छोटी सी सेना से शेर खान ने इस युद्ध को जीत लिया हुमायूं से। इस युद्ध को जीतने के बाद में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, शेरशाह। तो यहां से शेर खां बन गया शेरशाह। दरअसल ये शेर खां भी नहीं है, ये फरीद है। और फरीद से शेर खां कैसे बन गया ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो अब तक का कुछ ट्रेलर रहा चौसा के युद्ध का 1539 का। और ये जो युद्ध था वो 25 जून को, अगर तारीख भी लिख दूं मैं तो 25 जून को हुआ था। ठीक है, 1539 को। अक्सर ज्यादातर आप लोग यही पढ़ते हैं, चौसा का आप युद्ध पढ़ लेते हैं, कन्नौज बेलग्राम वाला पढ़ लेते हैं, और अभी जो हमने बताया था बहादुर शाह वाला। ठीक है, तो ये 2-3 जो युद्ध हैं वो तो आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है। किसी को कोई समस्या है तो आप पूछिएगा, नहीं है किसी को? ठीक, चलिए। 1539 में जब हुमायूं की हार हो जाती है, भिश्ती की सहायता से वो अपना प्राण बचा के किसी तरीके से युद्ध से भागने में सफल हो जाता है। हुमायूं आगरा पहुंचता है और 40,000 सेना से वो एक बार फिर से शेरशाह पे आक्रमण करने का प्लान बनाता है। सबसे बड़ी जो गलती रही इस युद्ध में हुमायूं की वो ये रहा कि इसने जो तोपें थी, तोपों का इस्तेमाल इसने नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती थी हुमायूं की। इस युद्ध में भी वही हाल हुआ कि जब हुमायूं जो था उसने शेरशाह सूरी पे आक्रमण किया, तोपें लाया नहीं। शेरशाह के पास ऑलरेडी तोपें थी कुछ मात्रा में, और एक बार फिर उसने वही रणनीति अपनाई कि उसने जो युद्ध का मैदान था ऊपरी हिस्सा खुद अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि इस बार हुमायूं आक्रमण करने आ रहा है शेरशाह सूरी पर। तो उसने युद्ध का जो मैदान, उसे पता था कि युद्ध तो होना ही है, तो उसने ऊंचा वाला जो भाग था वो उस पर खुद कब्जा कर लिया और नीचे का भाग छोड़ दिया हुमायूं के लिए। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ उससे कुछ घंटे पहले ही वर्षा जो थी वो फिर से स्टार्ट हो गई। वो ऊंचे पर था क्योंकि हुमायूं की सेना नीचे थी, सेना पानी में डूबने लगी, बरसात काफी तेज हुई बताते हैं, और सेना का मनोबल एक बार फिर से टूटा और शेरशाह भी फाइनली ये युद्ध भी जीत जाता है। कौन सा? 1540 में ये युद्ध होता है, इसका नाम पड़ता है कन्नौज या
बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध, या इसको हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो चौसा और बिलग्राम, चौसा 1539 में 15 जून, और बिलग्राम का जो युद्ध है ये 1540 में होता है। इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है वो सीधा भाग जाता है फारस। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा कि हुमायूं फारस भाग जाता है, शेरशाह जो सूरी है वो भारत की गद्दी पे बैठता है। 10-15 वर्ष तक जो हुमायूं है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसी बीच उसकी शादी भी होती है, अकबर का जन्म भी होता है। तो कैसे क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो हमें अभी बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब देखिए क्या होता है कि हुमायूं जो है वो तो भाग चुका है, ठीक है। शेरशाह जो सूरी है उसने गद्दी पर कब्जा कर लिया है। फारस जाके हुमायूं जो है वो शाह तहमास्प इसकी शरण में चला जाता है और वो शरण मांगता है हुमायूं, कहता है कि मुझे कुछ समय दे दीजिए रहने के लिए, समय गुजारने के लिए। शाह जो है वो हुमायूं की जो कंडीशन उसे मान लेता है, लेकिन ये शिया था। ये कौन था? शिया। ये टाइम देखिए, ये टाइम है 1540 का, अभी मजा आएगा, ठीक है। ये टाइम है 1540 का। शाह की शरण में जाता है, शाह शिया है। वो हुमायूं से कहता है कि आप सुन्नी हैं, लेकिन आप अगर शिया धर्म स्वीकार कर लें तो हम आपको शरण में रख लेंगे। हुमायूं के पास दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो हुमायूं जो है वो शिया सुन्नी से शिया बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आखिरकार है मुसलमान में, शिया सुन्नी में कोई ज्यादा भेद नहीं है उस समय उसके मायने में, क्योंकि उसको उस समय चाहिए थी शरण, ठीक है। अब हुमायूं जो है वो फारस के जो शाह तहमास्प है इसकी शरण में रहने लगता है। इसी दौरान हुमायूं का जो सबसे छोटा भाई था जिसका नाम था हिंदाल, जिसका नाम क्या था? हिंदाल, क्योंकि अभी हमने बताया था हुमायूं जो थे वो 3-4 भाई थे, यानी कि बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हिंदाल जो था इसके आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था सिया मीर अली, सिया मीर अली बाबा दोस्त या अकबर जामी, ठीक है। सिया मीर अली बाबा दोस्त या अकबर जामी, इनकी एक बेटी थी। हुमायूं जो है उसका और इनकी जो बेटी थी हमीदा बानो बेगम, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इन दोनों की एक लव ट्रायंगल जो है वो स्टार्ट होता है हुमायूं का और हमीदा का, ठीक है। फाइनली ये डिसीजन लेते हैं दोनों शादी करने का, लेकिन जो फारस का शाह है उसको ये चीज पसंद नहीं है। वो कहता है कि अगर आपको शादी करनी है तो फारस छोड़ के जाना पड़ेगा। हुमायूं इस बात से एग्री हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि उसको शादी करनी थी। वो हमीदा से निकाह करता है और वो फारस छोड़ के वापस चला आता है। आपने एक नाम सुना होगा जहां अकबर का जन्म होता है, अमरकोट। अमरकोट में वो आता है, वहां के जो राजा है उनसे वो शरण मांगता है और वो उसको रहने के लिए जगह दे देते हैं।
हुमायूं रहने लगता है। इसी बीच हुमायूं और हमीदा से इन दोनों का एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम पड़ता है आगे चल के अकबर। ठीक है, इसकी जो डेट है वो बहुत सिंपल है, 15 अक्टूबर 1542। आप टाइमिंग अगर ऐसे न याद रख पाए तो ऐसे याद कर लीजिए कि 39 में चौसा का युद्ध लड़ा, 40 में कन्नौज का, 41 में ये लोग फारस गए और वहां इन्होंने शादी की और 42 में अकबर का जन्म हो जाता है। इधर 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है। अकबर और हुमायूं और हमीदा ये तीनों अपना जो टाइम है स्पेंड करने लगते हैं। इधर भारत में हम थोड़ा चर्चा डालेंगे, नजर डालेंगे तो 1545 में शेर शाह जो है, शेर शाह, इसकी मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। वो जब हम शेरशाह सूरी के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। फिलहाल ये बता दें कि उस युद्ध में एक उक्का नामक